वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। और आज हम करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और ये चैप्टर नंबर 3 है आपकी क्लास 10th NCERT मैथ्स में। चैप्टर की शुरुआत में ही पहले पन्ने पर यानी पहले पेपर पे आपको एक छोटी सी स्टोरी मिल रही है। यहाँ पर एक पूरी स्टोरी लिखी है, नीचे एक फोटो भी बना है जिसमें आप एक गर्ल को देख सकते हो कि वो हुपला खेल रही है। अब ये हुपला क्या होता है? अरे वही खेल जो आपने अक्सर करके फेयर्स या मेले वगैरह में खेला होगा। एक तरह का गेम होता है और जिसमें आपको रिंग्स जो होती हैं वो किसी भी प्राइस के ऊपर डालनी होती हैं, जिसको हम हुपला कहते हैं। और एक चीज़ और भी है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये साइड में आपको दिख रहा होगा, ये है जियांट व्हील, जिसको आप लोग क्या कहते हो, हिंदी में क्या कहते हो? हाँ वही। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे जियांट व्हील। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना। अब पढ़ते हैं इस स्टोरी को, छोटी सी ये स्टोरी है, पढ़ते हैं क्या है इसमें। अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। शी वांटेड टू एंजॉय द राइड ऑन द जियांट व्हील एंड प्ले द हुपला, अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम केप्ट इन अ स्टॉल एंड द रिंग कवर एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, यू गेट इट। तो कहने का मतलब यह है, अखिला जो कि एक फेयर में गई है, मेले के अंदर गई है। मेला आप लोगों को पता ही होगा, एक तरह का फेयर वगैरह जो लगते हैं आपके शहर, नज़दीकी शहरों में। तो उसको दोनों चीज़ें चाहिए, उसको जियांट व्हील में भी घूमना है, उसको हुपला भी खेलना है। हुपला वही गेम होता है जिस किसी भी चीज़ पर जो कि स्टॉल पर रखा हो उसके ऊपर आपको ये रिंग फेंकनी होती है और वो रिंग अगर आपकी सही गिर गई तो आप जीत जाते हो। The number of the time she played hoopla is half the number of the rides she had on the giant wheel. तो जितनी बार उसने हुपला खेला उतना आधे पैसे का उसने जियांट व्हील में राइड ले लिया। मतलब उसमें वो भी झूल चुकी है, उस झूले में झूल चुकी है, वही जियांट व्हील वाला। If each ride cost ₹3 and hence the game of hoopla ₹4। अगर मान लीजिए जियांट व्हील की जो राइड है वो ₹3 की है और हुपला खेलने के लिए उसको ₹4 देने पड़ेंगे, तो हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड शी हैड एंड हाउ मैनी टाइम्स शी प्ले हुपला प्रोवाइड शी स्पेंड। तो उसको कितने पैसे उसने राइड में खर्च किए और कितने पैसे उसने हुपला खेलने के लिए खर्च किए। अगर उसके पास टोटल अमाउंट ₹20 हैं, टोटल अमाउंट ₹20 यानी ₹20 हैं, तो बताइए कितना उसने खर्चा किया। तो कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि जियांट व्हील। अब एक क्वेश्चन और है कि जियांट व्हील आपकी लैंग्वेज में, मतलब जैसे कि सब जानते ही हैं कि भाई मेरे जो व्यूअर्स हैं अक्सर करके बिहार से भी हैं, कुछ व्यूअर्स हमारे उत्तराखंड के भी हैं, कुछ व्यूअर्स हमारे उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ व्यूअर्स हमारे राजस्थान के भी हैं। तो मेरे लिए ये अच्छी बात है कि हमारी वीडियोस जो है इतनी दूर दूर तक देखी जा रही है। अरे वाह! तो आपके शहर में, आपके स्टेट में इस जियांट व्हील को क्या कहते हैं? तो मेरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर मैं रहता हूँ, उत्तर प्रदेश नॉर्थ में, हम लोग इसको इंडोला कहते हैं। तो आपके शहर में इसको क्या बोला जाता है? तो आप भी बोल दीजिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में, तो हमें भी खुशी होगी। अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और उसमें अपने स्टेट और शहर का नाम भी लिखें। तो अब वापस आ जाते हैं अखिला के पास। तो अखिला ने ₹3 दिए हैं अगर वो जियांट व्हील में जाती है और ₹4 का टिकट उसका हुपला खेलने का है। तो जियांट व्हील का ₹3 है और हुपला खेलने का ₹4 है और दोनों को मिलाओ तो उसने कम से कम ₹20 खर्च कर दिए। अब अगर हम ये मान लें कि हुपला खेलने को
हम y मान लेते हैं, y कंसिडर कर देते हैं, और जो जियांट व्हील में उसने प्ले किया है उसको 3 रुपीज़ कंसिडर कर देते हैं। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो उसके 20 रुपीज़ ही आएंगे। तो ये एक तरह से क्या बन चुकी है, ये एक आपकी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। तो लीनियर इक्वेशन कुछ इसी तरह की होती है, और ये लीनियर इक्वेशंस अक्सर करके हमारे नॉर्मल लाइफ में भी काम आ जाती है, ठीक है। तो उसको हम कभी x और y मान लेते हैं। अब अगर एक लाइन पर और ध्यान दिलवाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अगर उस होपला खेलने के लिए उसको जितने पैसे उसने दिए उससे आधे पैसे उसने जियांट व्हील के लिए दिए, तो एक तरह से हमारी एक और इक्वेशन अपने आप ही तैयार हो गई कि y इक्वल्स टू हाफ x होगा। तो देखो, दो इक्वेशन हमारी कभी कभी ये इस तरीके से बन जाती हैं, और अगर हम इनको यूज़ करें लीनियर इक्वेशन जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो ये एक तरह से ग्राफ भी बन जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को और समझते हैं इस चैप्टर में क्या है खास। तो नेक्स्ट पेज पर आपको मिल जाएगा एग्जांपल नंबर 1। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 में क्या खास है, क्या दे रखा है। कह रहे हैं चेक द ग्राफिकली वेदर द पेयर इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अगर ये इक्वेशंस अगर आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे। तो देखो, 9th क्लास में भी आप लोगों ने ग्राफिकली सीखा होगा कि ये ग्राफ होता है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से एक चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th में। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास अभी भी क्लास 9th की NCERT की बुक रखी होगी तो वो चेक कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो जूनियर बच्चों से चेक कर ले, आपको सबका सब याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो x प्लस 3y एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। वो पूछ रहा है कौन सा पेयर बन रहा है। अब ये पेयर क्या है तो कोई बात नहीं, ये सब मैं बता दूंगा। फिलहाल आप लोग इस चैप्टर में आइए, इस एक्सरसाइज यानी इस एग्जाम्पल में आइए। तो x प्लस 3y के अकॉर्डिंग अगर हम रखें, तो अगर मैं इस 3y को जो कि यहाँ प्लस का है दूसरी ओर ले जाऊं तो वो माइनस का हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या बनेगी। तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी, तो x 3 ये हो जाएगा, 3x था ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0। 3 इंटू 0 होता है 0, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम दोबारा x प्लस 3y रखते हैं तो x की वैल्यू अगर 0 है और प्लस 3y ये लिखा है, तो ये 0 तो ख़त्म हो गया, और ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इक्वेशन आने पर हमारा मतलब ये दो पॉइंट्स बन चुके हैं। एक हो चुका है 6,0 और दूसरा जो पॉइंट है वो है 0,2। तो ये दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। आगे चलते हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 0 कंसिडर कर देते हैं तो y हमारा क्या आएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी और 2 0 0 हो जाता है, माइनस 3y इक्वल्स टू 12 आया। अब ये 3 भी 12 को कट कर सकता है, 3 1 3 होता है और 3 4 12 होता है, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये सब होने के बाद हमारी ये जो पहला पॉइंट है वो 0,-4 आ चुका। उसके बाद y की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो देखते हैं क्या आएगा। y की प्लेस पर हम लोग 0 रख देंगे, 3 इंटू 0 0 होता है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 6। तो पहला पॉइंट हमारा जो आ चुका है वो 0,-4 है और दूसरा पॉइंट आ चुका है 6,0। तो ये दोनों पॉइंट भी हमें मिल गए। अब ये पॉइंट 6,0 तो पहले भी था, तो ये दोबारा भी मिल गया। अब अगर हम इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो लाइंस को ड्रॉ करने पर आप ये देख रहे हो ये 0,6 पर दोनों टकरा रहे हैं। इस तरह की अगर कभी आपका ग्राफ बनता है तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हम इसको कहते हैं।
अब एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर जस्ट ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा और ये बॉक्स टेबल नंबर 3.1 पर लिखा हुआ है। अब अगर आप दोनों वही पुरानी इक्वेशंस को देखें तो जो कि थी एक x + 3y = 6 और दूसरी थी 2x - 3y = 12, दोनों का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। देखते हैं अब अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए A1 और B1, देखो मैं इन दोनों को पहले सही फॉर्म में रख देता हूँ, ये 6 इधर है ना, उधर ले जाता हूँ, और ये 12 इसका इधर है ना तो उधर ले जाता हूँ। अब ये प्लस का था तो माइनस का, और 12 भी प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये दोनों इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई। अब पहला पॉइंट ये कहता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहता है कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ग्राफ मैंने बताया आपको, यानी ये दोनों लाइंस क्रॉस हो जाएंगी। अगर A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर आप इसको पहला यानी A इसका देखोगे तो वो 1 है, और A2 यहाँ नीचे वाली इक्वेशन देखते हैं, ये इसका पहला पॉइंट है, तो A1 ये हो गया, B1 ये हो गया, C1 ये हो गया इस पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। उसी तरह से A2 ये हो गया, B2 ये हो गया, C2 ये हो गया, तो ये सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये सब बैठ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर हम A1 किसको लें, A1 B1 C1 किसको लें, मतलब A1 1 वाली जो कंडीशन है वो किस में रखें, और A2 B2 ये कौन सी वाली कंडीशन में। तो देखो दोनों में से कुछ भी रख सकते हो आप, दोनों इक्वेशन में, चाहे इसको A1 B1 C1 मान लें, चाहे नीचे वाले को A1 B1 C1 मान लें। फिलहाल मुझे एक को तो किसी को मानना ही है, मतलब लेट तो एक को करना है, तो मैं ऊपर वाले को A1 B1 C1 मान रहा हूँ। तो ये पहला A1 यानी 1, B1 यानी 3 और C1 यानी -6। उसके बाद नीचे आओगे आप तो लिखा है A2 के हिसाब से 2, B2 के हिसाब से -3 और C2 के हिसाब से -12। तो ये तो आ गया 1/2, यहाँ 3 से 3 चला गया, ये आ गया 1/-1, और ये माइनस से माइनस चला जाएगा, 6 1 जा 6 12 जा। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ये भी इक्वल नहीं आ रहे हैं तीनों के तीनों। तो यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हुए, और प्रीवियसली मैंने अभी बताया आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइंस वो कैसे बन रहे थे, हमने ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखा दिया। तो ये पॉसिबल हो जाता है कि ग्राफिकली हमने प्रेजेंट करने से पहले ही हम लोग उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो अगर मान लीजिए A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 और C1/C2, अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो हम उसे कोइंसिडेंट कहते हैं। अब ये कोइंसिडेंट क्या बोला जाता है? कोइंसिडेंट कभी एक लाइन जा रही है, उसी के ऊपर दूसरी भी लाइन आ गई, यानी दोनों लाइंस एक ही जगह पर हैं, तो उसे हम कोइंसिडेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर A1 A2 के इक्वल आ जाए और B1 B2 के इक्वल आ जाए, लेकिन C1 C2 के इक्वल ना आए, तो ऐसे में हम लोग उन दोनों लाइंस को ये कंसिडर कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग उन लाइंस को कंसिडर कर देते हैं कि दोनों की दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ठीक से रिवाइज कर लीजिए, अगर A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो वो इंटरसेक्टिंग होगी। अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 और C1/C2 के, तो वो तीनों की तीनों अगर इक्वल हैं तो वो कोइंसिडेंट बोली जाएंगी। और अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल हैं और ये नॉट इक्वल है C1/C2 इज नॉट इक्वल, तो ये पैरेलल बोली जाएंगी। अब ये देख सकते हो यहाँ पर तीनों में लगा होगा नॉट इक्वल, इसमें सिर्फ खाली नीचे मतलब C1/C2 में है और इसमें तीनों में कहीं नहीं है। तो याद कर लीजिए अच्छे से, ये पूरे के पूरे चैप्टर में, आपके पूरे के पूरे चैप्टर में यही काम आने वाला है। और इसके साथ ही आपको आगे इसमें ही इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड भी, जो कि इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट्स में आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल तो हम लोग यहाँ इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब समझ में आ चुका होगा। हम लोग एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखते हैं वहाँ क्या खास है और क्या बताया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें ये कुछ गिवन है, ग्राफिकली फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या मतलब है इसका, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो, ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, चलिए मान लेते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद कह रहे हैं कि दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। पेयर्स का मतलब होता है कि दो इक्वेशन यानी x और y आपको दे रखा है, और इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन और द इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, या फिर यूनिक एक जैसा ही सॉल्यूशन आएगा, या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, मतलब ये कुछ पूछा गया है। अब देखो, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। तो आगे देखते हैं क्या है खास, देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब, तो एक तो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं और इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर 5 है, दोनों में 5 गिवन है, तो 5 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 3 है, देखो ये 3 है, तो 3 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। तो अगर हम दोनों तरफ करते हैं, मतलब ये क्या होता है जब हम इस तरीके से लिखते हैं, तो 5/3 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगी, LHS में भी और RHS में भी। अब अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो तो ये 0 हो जाएगा, और 5/3 की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये 5/3 3x से मल्टीप्लाई, 5/3 जो है वो 24/5 से मल्टीप्लाई, और 5/3 3/5 से भी मल्टीप्लाई। यहाँ 3 से 3 चला जाएगा और ये हो जाएगा 5x। यहाँ पर 5 से 5 चला जाएगा, यहाँ पर भी 5 से 5 चला जाएगा, और यहाँ पर ये अब 3 इन सभी के नीचे आ चुका है, तो 3 इससे कट जाएगा। अगर 24 से देखते हैं तो वो 8 आता है, और 3 से 3 यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा आराम से। अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें, क्या दोनों इक्वेशन, क्या ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन सेम नहीं बन गई? बिल्कुल सेम बन चुकी है। और क्या अब ये सेम रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगी? देखो, अगर ये इक्वेशन सेम आ गई है तो मैं सीधा कह सकता हूँ ये कोइंसिडेंट है। अब आप लोग कहोगे कि सर पॉसिबल कैसे है? देखो, ये पहली इक्वेशन इतनी ले लेता हूँ, और जो हमारा यहाँ सेकंड इक्वेशन के लिए आंसर आया वो भी ले लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों को उसी हिसाब से डिवाइड करके देखता हूँ, तो अब देखो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ब्लैक कलर से ही ले रहे हैं और सेकंड इक्वेशन को हम ब्लू कलर से ले रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करके देखता हूँ, क्या ये सेम आ रहे हैं? सब के सब आपस में कट हो गए, 1/1 1/1 1/1 हो चुके हैं, और इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं तो 1 = 1 आया। और ये कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है? सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाइड हो रही है। तो यानी ये क्या है? ये कोइंसिडेंट हैं। तो हम कह सकते हैं, देखो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन से कुछ नहीं लिया, सेकंड वाली इक्वेशन में जो भी किया सेकंड वाली इक्वेशन में किया, और वहीं से हमारी क्या ये बन गई है, ये हमारी पूरी की पूरी क्या बन चुकी है? ये कोइंसिडेंट वाला पॉइंट बन चुका है। इसके साथ ही आगे देखिए, तो यहाँ पर लिखा था जैसे कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इन्फिनाइट है। अब यहाँ कोइंसिडेंट के बराबर में आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की ओर, देखते हैं वहां क्या है इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग इस वक्त एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें बताया गया है कि चंपा वेंट टू द सेल टू परचेज सम पार्ट्स ऑफ पैंट्स एंड स्कर्ट। तो चंपा ने कुछ खरीदा, क्या खरीदा? पैंट्स और स्कर्ट खरीदी हैं। When her friends asked her how many of each she brought, तो जब उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा कि तुमने क्या क्या
कैसे कैसे खरीदा है। तो उसने एक पहेली की तरह आंसर दिया। शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ टू लेस। तो टू लेस का मतलब हो गया कि -2 से करना है नंबर ऑफ शर्ट्स को, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, और पैंट से जो नंबर ऑफ शर्ट है वो -4 करेंगे अगर ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट से, यानी ट्वाइस मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ट्वाइस आए तो यानी 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस आए यानी 3 से मल्टीप्लाई, और 4 टाइम्स 5 टाइम्स का मतलब 4 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बोला गया है ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर पैंट से करता हूँ मैं, 2 की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पैंट से करता हूँ और 2 लेस कर देता हूँ, 2 माइनस कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाएंगी। फिर इसके बाद ही अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 4 लेस, यानी नंबर ऑफ स्कर्ट इसका मतलब होता है इक्वल टू, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो हैं वो 4 लेस। अब किससे लेस होंगे, आगे लिखा है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। तो पैंट्स जितनी हैं उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से लेस करेंगे तो नंबर ऑफ पैंट्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाएंगी। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि जो नंबर्स ऑफ पैंट्स हैं उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं और नंबर ऑफ स्कर्ट जो है उसको हम y कंसिडर कर लेते हैं, तो दोनों की दोनों बातों के हिसाब से हमारी दोनों इक्वेशन x और y रखने के बाद कुछ ऐसी बन जाएंगी। अब ये दोनों इक्वेशन भी यहाँ पर पुट कर देते हैं। आगे कह रहे हैं हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा ब्रॉड। तो उसकी फ्रेंड की हेल्प करनी है कि उसने पैंट और स्कर्ट किस तरीके से खरीदी है। तो ये तो कंफ्यूज हो चुकी है। अगर चंपा अच्छा होता कि चंपा बिल ले लेती तो बिल में आपको साफ साफ पता चल जाता कि, और इतनी उलझन वाला क्वेश्चन ये ना देती। तो फ्रेंड की हेल्प करो भाई। तो हम लोग तो आ ही गए मदद करने के लिए, मदद करना अच्छी बात है, तो अच्छा है, तो मदद करते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग रख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू, पहली इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 होता है 0, और 0 माइनस 2 तो -2 आ गई y की वैल्यू। उसके बाद अगर हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो ये आ गया, तो -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2 से 2 चला जाएगा तो बचेगा 1, तो x की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं हमें, तो हम लोग दोनों को जॉइंट कर लेते हैं। दूसरे वाले इक्वेशन में आते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू को 0 रखें तो 4 की मल्टीप्लाई 0 से होगी और y की वैल्यू आ जाएगी -4, और अगर y की वैल्यू को 0 रखें तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये भी एक इक्वेशन आ चुकी, यानी 0,1 आ चुका है। तो अगर इन दोनों के दोनों को हम लोग ऐड कर लें, अगर दोनों के दोनों को हम लोग जॉइंट कर लें तो ये किस तरीके का पॉइंट बन रहा है, किस तरीके का ग्राफ बन रहा है, ये फिर भी क्या बन रहा है, एक तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, इंटरसेक्टिंग बन रहा है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में इस पॉइंट पर जो कि दोनों का है 1,0। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारा ग्राफ बन चुका है, जैसे कि क्वेश्चन ने हमें कहा था कि ग्राफिकली शो करना है, और उसके फ्रेंड की भी मदद हो चुकी कि भाई वो क्या आ सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर टकरा रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी और y की वैल्यू जो होगी वो x की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब है कि नंबर्स ऑफ जो आपके पैंट्स थी वो आपकी 1 होगी और नंबर ऑफ शर्ट जो है वो 0 होगी। तो इस तरीके से उसकी जो चंपा की फ्रेंड है उसकी हेल्प हो चुकी है। और क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो रहे हैं तो उसी तरीके से अगर हम रखें तो y दोनों को एक तरफ रख देते हैं, तो 2x माइनस वाई -2 और दूसरी है 4x माइनस वाई -4। तो अगर इन दोनों को उसी तरीके से रखें तो ये आ जाएगा 2/4 a1/a2 और b1/b2 यानी -1/-1
आ चुके हैं। तो क्या ये सब इकट्ठ होने के बाद आपस में 1/2 आ चुका है, ये 1 से 1 तो ये खाली 1 बचा है, और ये भी लास्ट में ये दोनों A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और ये ग्राफिकली भी हम लोगों ने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप सो अभी तक आप लोगों को ये सब क्लियर हो चुका होगा कि इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके का क्या आने वाला है, क्वेश्चंस कैसे होंगे, और क्या क्या आप लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो का एंड यहीं तक करते हैं। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और क्योंकि इस वीडियो का आगाज़ ही आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं, तो शुरू करते हैं सीरीज़ को। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो जैसे कि आपके सामने फर्स्ट सिचुएशन आपको गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को हर एक का ग्राफ बनाना है, और साथ में ही ग्राफ बनाने के साथ साथ हमें उसको मैथमेटिकली भी शो करना है। तो शुरू करते हैं, देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक द पार्ट इन द मैथ्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के थे, 10th क्लास के, जैसे कि आप लोग 10th क्लास में हैं, उसमें 10 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट लिया था। तो इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, तो नंबर ऑफ द गर्ल्स जो थी, मतलब जितनी भी लड़कियां थी वो 4 ज़्यादा थी, 4 मोर थी। अब जहाँ पर आपको 4 मोर नज़र आ जाए ना, ये समझ जाना कि यहाँ पर बात हो रही है प्लस की। मोर देन यानी प्लस, मोर देन नंबर ऑफ द बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक द पार्ट इन द क्विज। सबसे पहले तो हम लोग इसमें ये कंसिडर कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ द बॉयज विल बी कंसिडर एज x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी कंसिडर एज y। तो हमारे पास एक तरह से इक्वेशन ये आ गई। देखो, जितने भी बॉयज हैं इस क्लास में वो x हैं, और जितनी भी गर्ल्स हैं इस 10 स्टूडेंट्स में वो y हैं। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स कितने थे? 10 थे, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। वहीं अगर आप ये देखो, ये लाइन आप अगर ध्यान से देखा आपने, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अब इज तो यहाँ पर इक्वल्स टू का काम करेगा, द नंबर ऑफ गर्ल्स क्योंकि y है यहाँ पे, और 4 का 4 रहा, मोर देन मैंने आपको बताया प्लस है द नंबर ऑफ बॉयज, तो वो हमने x रख दिया। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास y इक्वल्स टू 4 प्लस x आ गई। अब अगर हम ये पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के हिसाब से रखते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखूंगा तो ये 0 प्लस वाई यानी y की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। और अगर मैं लेट कंसिडर करूंगा y इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो देखा जाए तो एक लाइन तो यूं भी ड्रॉ हो सकती है। दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स था, तो अगर यहाँ पर मैं x की प्लेस पर 0 रखता हूं तो y की वैल्यू मेरी अपने आप ही 4 आ जाएगी। और y की प्लेस पर 0 रखता हूं तो जैसे कि ये देख रहे हो आप, 0 इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। अब ये 4 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आकर ये माइनस का हो जाएगा, और 0 माइनस 4 ही होता है। तो ये -4 आ गई है x की वैल्यू। तो देखते हैं दोनों के हिसाब से। अब पहला पॉइंट मेरा बन रहा था इस लाइन का 0,10, तो 0,10 कहाँ है इस ग्राफ में? देखते हैं, 0,10 यहाँ रहा, और 10,0 तो ये रहा 10,0। वहीं तो ये एक लाइन हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस लाइन को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ।
वहीं दूसरी लाइन को मैं ब्लू कलर से शो करूंगा। देखिए 0,4 तो 0,4 हमारा ये रहा, और -4,0 तो -4,0 ये रहा। तो इनको अगर मैं आपस में इंटरसेक्ट करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए कि ये दोनों की दोनों लाइंस किस पॉइंट पर आपस में टकरा रही हैं। ये जो टकरा रही हैं इस पॉइंट पर टकरा रही हैं, और ग्राफिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू साफ साफ 7 नजर आ रही है और x की वैल्यू हमें यहाँ पर साफ साफ 3 नजर आ रही है। तो ये हो गया ना 3,7, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू यहाँ पर 7 है, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोल दिया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 प्लस बॉयज का नंबर है। यानी अगर हम 7 निकालने चाहते हैं, अगर हम बॉयज के नंबर 3 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास गर्ल्स का नंबर 7 आ जाएगा। तो 7 प्लस 3 हुआ ना 10। तो दोनों हिसाब से देखा जाए, दोनों इक्वेशन के हिसाब से हमारा आंसर बिल्कुल सही बैठा है। तो फाइनली आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम लोग बढ़ते हैं सेकंड सिचुएशन की ओर। स्टूडेंट्स मैं इस वक्त आ चुका हूं सेकंड सिचुएशन में, सेकंड प्रॉब्लम में। देखते हैं क्या है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. क्वेश्चन बड़ा अजीब लगा। देखो 5 पेंसिल लोगे और 7 पेन लोगे तो इनकी कॉस्ट ₹50 आएगी, और 7 पेंसिल लोगे और 5 पेन लोगे एक साथ तो इनकी कॉस्ट 46 आएगी। तो अब इसको करना कैसे है। देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल कंसिडर एज x एंड द नंबर ऑफ पेन कंसिडर एज y। तो देखा जाए तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि पेंसिल अगर 5 आपके पास पेंसिल्स हैं और 7 आपके पास पेन है तो आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 आएगा। और अगर हमारे पास 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स हैं तो 7x प्लस 5y तो हमें 46 रुपीज देने पड़ेंगे। तो 46 इक्वल्स टू 46। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो पहली इक्वेशन में चलते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 में यहाँ पर x की वैल्यू को हमें कुछ ऐसा रखना है ताकि हमारे पास ये 7 डिवाइड हो सके। तो देखते हैं 50x की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं। अब अगर देखो मैं x की प्लेस पर 1 रखता हूं तो 5 1 जा 5, तो 5 उधर जाएगा माइनस होगा तो ये 45 आएगा, और 7 को अगर मैं 45 से डिवाइड करूं तो वो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब डेसिमल में आंसर आ रहा है। यूँ तो आप डेसिमल में भी यहाँ पर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें कुछ ऐसा निकालना होगा जिससे हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकें। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो 10 माइनस करने पर यहाँ पर आ जाएगा 40, तब भी नहीं काम चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो 5 इंटू 3 15 होता है। 15 दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 35। 7 यहाँ मल्टीप्लाई तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू 5 अपने आप ही आ गई। तो पहला पॉइंट तो मुझे मिल गया जिसका नाम है 3,5। 3,5 देखते हैं हम यहाँ पर कहाँ है। तो 3 ये रहा और 5 ये रहा, तो मिल गया हमें। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर y की प्लेस पे अब मुझे कुछ रखना होगा। तो y की प्लेस पर क्या रख सकते हैं। देखो मैं कुछ भी रखूं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं एक बार 0 रख के देख लेता हूँ, 0 से थोड़ा फ़ायदा तो होगा ना। तो 0 रखते हैं। 7 की मल्टीप्लाई अगर हमने 0 से की तो वो 0 ही आएगा। 5x इक्वल्स टू 50 और x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ चुकी है। तो दूसरा पॉइंट मुझे 10,0 मिल चुका है जो कि मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो अब आ जाते हैं हम दूसरी इक्वेशन की ओर। 2 पॉइंट्स हमें काफ़ी मिल चुके हैं। तो ये था 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46।
तो देखते हैं, देखो पहले मैंने 3 रखा था तो अभी भी 3 रख कर देखते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। तो 7 की मल्टीप्लाई मैंने 3 से की तो 21 आया। 21 यहाँ मल्टी प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया, तो ये हो गया है 46 माइनस 21, तो ये 25 आ गया है। और 5 को हम 25 से भी कट कर सकते हैं, ये आ चुका है, y की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। तो फिर से वही पॉइंट 3,5, जबकि अभी भी 3,5 ही आ रहा था। आगे हम चलते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू को क्या रख सकते हैं ताकि हमारा ये वैल्यू बन जाए, तो आप अपना दिमाग चला सकते हैं। तो चलाते हैं अपना माइंड कि क्या रख सकते हैं। तो देखो अभी भी हमें कुछ ऐसा रखना होगा जिससे कि हम लोग इजीली 5 से डिवाइड कर सकें या प्लस कर सकें, जो भी है। तो y की वैल्यू में देखते हैं हमें क्या रखना चाहिए। तो अगर हम y की वैल्यू में हम 0 रखते हैं तो 7 आराम से डिवाइड नहीं कर पाएगा 46 को। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 46 में से आराम से 10 माइनस होगा, क्योंकि 5 2 से 10 होता है, तो 10 माइनस होगा तो 36 आएगा। 36 भी 7 से डिवाइड नहीं होता। और अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 15, तो क्या 15 माइनस करने पर 46 में 15 माइनस करने पर क्या आंसर हमारा आ जाएगा, चेक करते हैं। तो देखा जाए तो ये तो 31 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और अगर मैं और नंबर बढ़ाता हूँ तो 4 रखते हैं, 5 4 सा 20 होता है। तो जैसे ही मैंने 20 माइनस किया यहाँ पर तो ये 26 आएगा, ये भी नहीं चला, तो 5 ही रख दो। 5 5 सा 25। अगर 25 में माइनस करता हूँ 46 में तो ये मेरा 21 आ सकता है। तो मैं देख रहा हूँ, हाँ शायद माइनस कर सकते हैं, देखते हैं। लेकिन ऐसा करने पर तो मैं अपनी जगह वहीं का वहीं खड़ा रहूँगा, क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू फिर से 5 रख दूंगा तो वापस पलटकर मेरा 3 ही आना है। तो ऐसा मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट क्यों किया इस चीज़ को समझाने के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो ये सारा का सारा ग्राफ का खेल यही है। अब अगर हमें y की वैल्यू में हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम x की वैल्यू को ही ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि देखो y की वैल्यू मैं 5 तक ले जा चुका हूँ, तो मेरी पलटकर 3 ही आएगी। तो हम कुछ और नंबर रखकर देख सकते हैं, दूसरे अदर नंबर्स अगर हम रखकर देखें तो x की वैल्यू को अगर मैं पहले मैंने यहाँ पर 3 तक पहुँचा दिया था, 4 रखता हूँ तो 7 4 ज़ा 28 होता है, और 28 को अगर मैं 46 से माइनस करूँगा तो तब भी बात नहीं बन रही है। चलिए थोड़ा नंबर बढ़ाते हैं, तो 5 पर 6 पर पहुंचते हैं। 7 6 ज़ा 42 होता है, 42 माइनस करने पर भी नहीं चला। हम थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं, तो 7 8 ज़ा 56 क्यों नहीं रख देते, तो 56 रख देते हैं। तो 56 में यहाँ पर रख रहा हूँ, तो 56 अगर उधर मैं माइनस करूँ तो 56 माइनस करने के बाद यहाँ पर 10 आ जाएगा, जो कि माइनस का आएगा क्योंकि 56 माइनस हुआ है। उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। तो ये देख लो आप लोगों के पास ये भी मिल चुकी है। तो एक पॉइंट है हमारा 3,5 और दूसरा पॉइंट है हमारा 8,-2। तो 8,-2 हमारा लगभग यहाँ पर पड़ेगा। अगर हम इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ इस पॉइंट पर टकरा रही हैं, और ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट का जिक्र दोनों में आ रहा था, वो है 3,5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है एक पेंसिल की, जो कि हमने x कंसिडर किया था, वो हमारी 3 रुपीज़ है, और जो हमारी कॉस्ट है पेन की वो हमारी 5 रुपीज़ है। तो 3,5 ये पॉइंट से हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
आपको याद ही होगा प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से हम लोग कंपेयर कर दो अलग अलग इक्वेशंस को ये पता लगाते हैं कि वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं या नहीं, या वो पैरेलल आ रही हैं या फिर वो कोइंसिडेंट हैं। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हमें तीन इक्वेशंस, तीन अलग अलग पेयर्स दिए गए हैं। हर एक पेयर में दो इक्वेशंस हमें गिवन है। जैसे कि पहली इक्वेशन है हमारी 5x, पहला पेयर है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और इसका ही पेयर 7x प्लस 6y माइनस 9। अब अगर हम इसको a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के अकॉर्डिंग रखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। अब देखते हैं कौन सी चीज़ किस से डिवाइड हो सकती है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ना तो 5/7 इक्वल है -2/3 से, ना ही 8/9 से। तो देखा जाए तो ये आपस में एक बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी इक्वल ना आने की वजह से और ये बीच वाला नंबर अगर मैं कट भी कर दूं तो ये -2/3 आ रहा है। तो देख रहा हूँ ये आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। और जब ये आपस में इक्वल नहीं आते तीनों, तो अगर हम a1/a2 और b1/b2 क्योंकि इक्वल नहीं आते ऐसी सिचुएशन में, तो हम लोग सीधा सीधा कह देते हैं ये लोग इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हम लिख देंगे द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस पेयर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर आते हैं सेकंड पार्ट्स में। तो सेकंड जो हमारा पेयर है वो पहला वाला, तो पहली इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12, तो ये हमने ऊपर रख दी। नीचे है 18x प्लस 6y प्लस 24, तो वो भी हमने नीचे रख दी। तो देखते हैं ये आपस में क्या कट कर सकती हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 होता है, 12 1 एंड 12 इंटू 2 24 होता है। तो ये तीनों 1/2 आ चुकी हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब ये ऐसा तीनों a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं, तो ऐसे में हम लोग इनको कोइंसिडेंट कहते हैं। थर्ड पेयर में देखते हैं, तो ये रखने के बाद देखते हैं क्या आपस में कट हो सकता है। देखो यहाँ 2 1 जा 2 3 जा हो सकता है, या माइनस से माइनस कट हो सकता है, लेकिन लास्ट वाली लाइन नंबर्स जो हैं c1/c2 आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो जब ये डिवाइड नहीं होते तो ये दो तो इक्वल आ गए, बाकी के नहीं आए। तो अगर हम पुरानी चार्ट से देखें तो देखा जाए तो ये पैरेलल लाइंस बन चुकी हैं। तो ये तीन इक्वेशंस, तीन पेयर्स हमारे प्रूव हो चुके हैं। पहला वाला इंटरसेक्टिंग है, दूसरा कोइंसिडेंट है और तीसरा पैरेलल है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसे नोट कर सकते हैं बगैर किसी चिंता के। क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, 2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है। तो बुक के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ पेयर्स बताए गए हैं और पूछा गया है क्या इनको कंपेयर करके आप बता सकते हो कि ये कोइंसिडेंट हैं या इनकोइंसिडेंट हैं। तो ये कोइंसिडेंट या इनकोइंसिडेंट का क्या मतलब बेटा? देखो, अगर दो लाइंस एक साथ टकराती हैं, इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट, उनको कंसिस्टेंट कहते हैं और इनकंसिस्टेंट कहते हैं जो एक साथ ना टकराए, मतलब कि पैरेलल लाइन। तो अगर पैरेलल आएगा तो हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, और अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट आएगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में भी एक बार टकराती है और इसके अलावा कोइंसिडेंट में भी आपस में ये दोनों लाइन एक साथ चलती हैं, तो वहाँ पर हम इन्हें कोइंसिडेंट बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो जैसे कि पहला पेयर हमें दो इक्वेशंस गिवन है। अब ये तो C का A तो चलो दिख रहा है, B भी दिख रहा है, C नहीं नज़र आ रहा है इन दोनों में। तो देखो ये 5 इधर प्लस का है ना, तो दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है, और 7 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो सकता है। इसके बाद हम उसी तरीके से इक्वेशन को रख सकते हैं। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 ये हमने ऊपर रख दिया न्यूमरेटर में,
और डिनोमिनेटर में 2 -3 -7 नीचे रख दिया। तो अब देखते हैं क्या चीज़ आ सकती है सेम। तो पहले वाला 3/2 है और दूसरे वाला 2/-3 है। तो देखा जाए तो ये सिमिलर नहीं आ रहे हैं। लास्ट के नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग माइनस को कट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। और ये क्योंकि तीनों अनइक्वल हैं तो इंटरसेक्टिंग है भैया, ये पहली वाली बात कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग है तो ये कंसिस्टेंट बोले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका होगा। हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं तो यह है 2x - 3y = 8। दूसरा है 4x - 6y = 9। यहाँ 8 प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया। वहीं 9 भी यहाँ पर प्लस का है, दूसरी ओर आकर माइनस का हो चुका है। अब ये 2x - 3y - 8 अगर हम ऊपर रख दें और नीचे रख दें 4x - 6y - 9, तो ये उसके ही अकॉर्डिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग नीचे रख दें तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 होता है। वहीं यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है C1/C2 में, वो है कि माइनस से माइनस ही हो सकता है कट, और कुछ भी नहीं कर सकते। तो माइनस से माइनस कट हुआ तो 8/9 ही आया। अब A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल नज़र आ रहे हैं, बट C1/C2 इक्वल नहीं नज़र आ रहा। जब ऐसा कुछ होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो बताइए अभी कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो चार्ट में देखकर बताइए कि क्या सिचुएशन आती है। लिखिए, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, और फिर जो भी सिचुएशन है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरे ख्याल से ये क्योंकि कोइंसिडेंट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि A1/A2 इक्वल नहीं हो रहा है, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं ये इनकोइंसिडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है हमारा, क्योंकि पहला पेयर है 3/2x - 5/3y = 7 और दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y = 14। तो ये क्योंकि 7 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, वहीं 14 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो भैया कुछ बच्चे तो डर जाएंगे, बिल्कुल डर जाएंगे कि सर ये 3/2 ये तो फ्रैक्शन में आ गया सर, कैसे करेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है भाई। ए को आप 3/2 मान लो, A1 को, B1 को आप 5/3 मान लो, माइनस का 5/3, और C को आप -7/7 मान सकते हो। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग ये सब रख दिया, डिवाइड लगाया, उसके बाद 9 -10 और -14 रख दिया। तो क्या हो सकता है सर, घबराने वाली बात नहीं है, आप घबराइए मत। ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस से माइनस कट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, देखो जिसका कोई नहीं उसका एक है, और ये आपको याद ही होगा कि बीच वाले नंबर्स जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये छोटा सर्कल बनाते हैं और ये बड़ा सर्कल बनाते हैं। तो बड़ा सर्कल ये 1 ऊपर जाएगा और 9 भी ऊपर ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 × 9 और ये 3 × -10। तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 9 ज़ा 18 होता है और 3 × -10 होता है -30। तो 3 को अगर हम 18 से डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा होता है 18, और 5 को भी 30 से, तो 5 1 ज़ा, और ये माइनस से माइनस भी चला जाएगा क्योंकि -5 था, तो 1/6 भी आ चुका है। तो देख रहे हैं 1/6 = 1/6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 होता है, तो ये 1/2 ऐसे आया। तो 1/6 = 1/6 तो आ रहा है सर, लेकिन 1/2 नहीं आ रहा है। तो देखा जाए तो ये भी इक्वेशन लाइन नहीं हो रही है। थर्ड इक्वेशन ने भी हमें निराश किया और ये इनकोइंसिडेंट मानी जाएगी। तो लिख दीजिए इनकोइंसिडेंट है ये। हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। आई होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा।
देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या कोइंसिडेंट होता है या नहीं इनकोइंसिडेंट होता है। तो जैसे कि इक्वेशन हमें गिवन है 5x माइनस 3 वाई इक्वल्स टू 11 और इसी ये सेकंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। तो ये प्लस का है दूसरी ओर जाकर माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस का है दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 5/-10 ठीक है ना, और 3 - 3/6 और -11/22। 5 1 ज़ा क्या होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, 3 1 ज़ा क्या होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, 11 1 ज़ा 11 होता है, 11 2 ज़ा 22 होता है। तो देखा जाए तो तीनों ही माइनस के आए हैं। अब ये सर माइनस तो यहाँ नीचे आ रहा है, इन दोनों में ऊपर आ रहा है, तो ये माइनस ऊपर भी तो जा सकता है भैया। तो माइनस ऊपर चला गया, -1/2 -1/2 -1/2 तीनों में आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो क्या ये कोइंसिडेंट है? बिल्कुल कोइंसिडेंट है। आंख बंद करके लिख दो, हेंस द फॉलोइंग इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, और बात खत्म हुई। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की ओर और देखते हैं क्या वो भी कोइंसिडेंट है या नहीं। तो देखते हैं जल्दी से। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट में फिर से डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर फिर से फ्रैक्शन आ चुका है। 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 आ रहा है। अब ये 8 प्लस का है, उधर आकर माइनस का हो गया, और 4/3 2 -8 ये सब ऊपर लिख दिया। दूसरी ओर है प्लस का 12 उधर आ रहा है, इधर माइनस का 12 हो गया, तो इसे नीचे लिख दिया। अब ये 3 नीचे तो जा सकता है ना भैया, जैसे पीछे करा हमने, तो 3 नीचे चला गया, तो 4/3 इंटू 2 6 होता है। और यहाँ पर इसके माइनस से माइनस हम कट कर सकते हैं। बाकी के नंबर्स को अगर हम कट करके देखें तो शायद कुछ आ जाए। तो ये 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 हो सकता है, 2/3। बाकी ये तो 2/3 है ही, और 8/12 आ रहा है, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है, और ये आपस में भी अभी भी कट सकते हैं। 4/6 आ रहा है, तो ये भी 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 होता है, तो ये भी 2/3 आ चुका है। तो 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3। तो क्या ये कोइंसिडेंट हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, कोइंसिडेंट हो रहे हैं। हेंस द फॉलोइंग इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 4 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें इस वक्त क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से एक पेयर गिवन है, और यहाँ पर पूछा गया है क्या ये कोइंसिडेंट है या इनकोइंसिडेंट है, और अगर ये कोइंसिडेंट हैं तो भैया इसको ग्राफिकली शो करो। डर लगा दिया यार, डर लग गया बिल्कुल ही। तो इस डर को भगाने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कोइंसिडेंट होता क्या है। तो जब भी ग्राफ में किसी एक पॉइंट पर या एक से ज़्यादा पॉइंट पर, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पर दो लाइंस आपस में टकराती हैं तो उन्हें हम कोइंसिडेंट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने ये चार्ट दिखाया था। इस चार्ट में हमने ये देखा कि सिर्फ पैरेलल लाइन को छोड़ करके जो हमारा एक तो इंसिडेंट रे था, इंटरसेक्टिंग रेस था, और दूसरा वाला जो था वो था कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट हो या इंटरसेक्टिंग हो, उस समय पर हम कंसिस्टेंट लाइंस बोलेंगे। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखते हैं। तो यह x + 5 इक्वल्स टू x + y इक्वल्स टू 5, और दूसरा है 2x + 2y इक्वल्स टू 10। तो अगर देखा जाए तो दोनों तरफ 5 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस के हो जाएंगे दोनों नंबर्स। ये 10 प्लस 2 माइनस हो गया। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट भी 1, और c हमारा -5 रखा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर कोफिशिएंट 2 2 रख दिया, और -10 भी रखा जा सकता है। माइनस से माइनस ये आपस में चले जाएंगे, वहीं ये 1/2 1/2 आ चुका है।
तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो क्या ये कोइंसिडेंट हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं कोइंसिडेंट। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि इसको ग्राफिकली शो करो सर, तो ग्राफिकली कर देते हैं। तो x प्लस वाई हमारा 5 है, तो अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाती है, और y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आ जाती है। अब आगे चलते हैं, शायद इसमें भी 0 से काम बन जाए। तो अगर x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये 2 0 0 हो गया, और ये 2y इक्वल्स टू 5 हो चुका है, y 10 हो चुका है। तो 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो y की वैल्यू 5 हो गई। वहीं y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 2x इक्वल्स टू 10, तो ये फिर से x की वैल्यू 5 हो चुकी है। देखा जाए तो दोनों के पॉइंट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, और दोनों पॉइंट्स को अगर हम रखते हैं तो अगर इस वाली लाइन को अगर हम जॉइंट करते हैं 0,5 और 5,0 से, तो जॉइंट करने पर ये हमें अलग कलर से बना रहा हूँ, ये है येलो कलर वाली। और इस लाइन को अगर मैं शो करूँ आपको, तो ये भी यहीं इसी पॉइंट्स पर आ रहे हैं, तो ये भी अगर मैं यहीं पर ही रखूँ तो ये भी सेम पॉइंट्स पर लाई कर रहे हैं। तो क्या ये कोइंसिडेंट बन रहा है? भैया इसके तो ग्राफिकली भी कोइंसिडेंट हो रहा है, और अगर हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो चार्ट के अकॉर्डिंग ये वहाँ पर भी कोइंसिडेंट बन रहा है। तो हाँ, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कोइंसिडेंट है, ग्राफिकली भी और वैसे भी। तो फाइनली हो चुका है साबित। अब लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। अब पहले हम लोग इनको चेक कर लेते हैं, क्या ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, कोइंसिडेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट होंगे तो ये कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग, अगर आ रही हैं तो ये कंसिस्टेंट हैं, और अगर ये पैरेलल हैं तो ये इनकंसिस्टेंट हैं। देखते हैं, चेक करते हैं। तो भैया पहले तो ये देख लीजिए, ये 8 यहाँ पर प्लस है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा, और 16 भी यहाँ प्लस है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया भाई? ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये वाली थ्योरम बनाने के लिए। a हमारा यहाँ पर 1 आ गया, b यहाँ पर हमारा -1 आ गया, और c यहाँ पर हमारा माइनस का 8 आ चुका है। वहीं a हमारा यहाँ पर a2 हमारा यहाँ पर 3 है, b यहाँ पर हमारा -3 है, और c यहाँ पर हमारा 16 है, माइनस का 16 है। यहाँ माइनस से माइनस आपस में कट हो जाएंगे, और ये 1/3 इक्वल है 1/3 के, लेकिन 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 होता है। तो 1/3 इक्वल है 1/3 के, लेकिन 1/2 इज़ नॉट इक्वल। ये इन चार्ट में देखेंगे अगर हम, तो चार्ट में हमें पता चलता है ये कौन सा वाला केस हुआ, कौन सा वाला केस हुआ, ये पैरेलल लाइन का केस हुआ। अब पैरेलल लाइन में तो कभी भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, तो इंटरसेक्ट नहीं होती, दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं ये लाइन कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब पहले चेकआउट कर लेते हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो कंसिस्टेंट पता करने के लिए हम लोगों के पास a1 हमारा यहाँ पर 2 है, b1 हमारा 1 है, और c1 हमारा -6 है। वहीं a2 हमारा यहाँ पर 4 है, b2 यहाँ पर हमारा -2 है, और c2 हमारा यहाँ पर -4 है। सबसे पहले तो ये माइनस जो है ऊपर जा सकता है, और यहाँ माइनस से माइनस कट हो सकता है। बचे यहाँ पर तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 होता है। अब 6/4 भी है, इनको भी कट कर दो सर। तो 2 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, और 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 3/2 यहाँ पर आ चुका है। देखा जाए तो इन तीनों इक्वेशन में कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है,
और अगर ग्राफिकली हम लोग देखें, अगर हम टेबल में देखें तो टेबल में हमें पता चलता है ये सिचुएशन जब आती है जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हों, क्योंकि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, यानी आपस में कट कर रही हैं। तो पहला जो हमारी इक्वेशन है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, सेम वही काम करेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी 2x + y - 6 = 0। यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं कि x और y का। तो x अगर हम 0 रखते हैं तो y क्या आएगा हमारा, तो इक्वेशन 1 जैसे कि हमारी यही थी, तो 2x + y - 6 = 0 में अगर हम x की प्लेस पर 0 रख दें तो क्या आएगा, तो ये आ गया यहाँ पर 0। तो 2 × 0 होता है 0, और ये 0 + y - 6 आ चुका है। वहीं 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो प्लस कर लो माइनस कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये -6 इधर प्लस है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 6 आ जाएगी। अब हम लोग लेट करते हैं कि मान लीजिए y की वैल्यू 0 हो गई अगर इसमें, तो क्या आएगा, तो y की प्लेस पर y के साथ कोई भी मल्टीपल नंबर, कोफिशिएंट नंबर नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो 0 रख दिया है, और 2x प्लस माइनस कुछ भी, बस मतलब 0 एक तरह से हटा दें, 2x - 6 = 0 आ जाएगा। -6 दूसरी ओर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2x = 6। अब 2 1 = 2 और 2 3 = 6 होता है, तो ये आ चुका है x = 3। तो x की वैल्यू हमारी 3 आएगी। अब ग्राफ में देख लेते हैं ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं। पहला पॉइंट है 0,6 और दूसरा पॉइंट है 3,0। तो 0,6 यहाँ पर लाई कर रहा है इस पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट है हमारा 3,0। अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 पर। इक्वेशन 2 में लिखा है 4x + 2y - 4 = 0। तो अगर हम x की प्लेस पर 0 रख दें तो 4 × 0 0 हो जाएगा, और ये बचा 0 - 2y - 4। अब -2y और -4 को में देखें अगर, तो -4 इधर माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, और 0 + 4 4 ही होता है। -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। ऐसे में और हम लोग डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, वही बात है। 2 1 = 2, 2 2 = 4 होता है, तो ये आ गया है -y = 2, और ये माइनस दूसरी ओर जाकर, ये -y जो है, ये माइनस का y, मतलब ये माइनस भी हम लोग दूसरी ओर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा लीनियर इक्वेशन में अक्सर करके हम लोग जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग अपनी जगह पे, मतलब दूसरी मतलब कि इसको हमेशा हम पॉजिटिव ही छोड़ते हैं, ठीक है, जिसकी भी हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो y की वैल्यू हमारी -2 आ चुकी है, तो 0 रखा तो -2 पॉइंट ये नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो ये आ जाएगा, 2 × 0 0 होता है, 4x - 4, ठीक है, 4x - 4 हो चुका है, और -4 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो गया, वहीं 4x = 4 हुआ, 4 से 4 कट हो गया है, तो x की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 1,0 है। ये 1,0 पॉइंट हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो अगर हम पहली लाइन तो हमने ये ड्रॉ की, तो ये 0,6 और 3,0 पर टकरा रही थी, और दूसरी लाइन ये थी कि 0,2, 0,-2 और 1,0 पर ये लाइन टकरा रही है। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ टकरा रहे हैं, ये टकरा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ ये 2,2 पर टकरा रहे हैं, यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है, और y की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर 2 ही है। तो आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ये क्वेश्चन हमारा कंसिस्टेंट का था, और कंसिस्टेंट है तो हम लोगों ने ग्राफिकली भी इसको शो किया है। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर।
सो हम लोग आ चुके हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट कुछ ऐसे गिवन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तहत हम लोग देखते हैं कि जांचते हैं अच्छे से क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब a1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और a2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, b1 माइनस 2 है और b2 माइनस 4 है, c1 यहाँ पर माइनस का 2 है और c2 यहाँ पर माइनस 5 है। सो माइनस से माइनस सभी को कट कर देते हैं, बाकी जो बच रहा है वो ये, बाकी बनता है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और दूसरे भी नंबर आपस में इसी तरह से कट हो सकता है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2/5 को हम कट नहीं कर सकते क्योंकि ये नहीं हो रहा है कट, तो बाकी बचा हमारा 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 2/5। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो बताइए कि हमारी ये इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो अब बताइए कि ये कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। तो चार्ट में देखिए और बताइए। तो चार्ट पर देखोगे तो बताओगे आप लोग खुद ही से कि सर ये पैरेलल है। तो ये पैरेलल है तो जाहिर है ये पैरेलल है तो कंसिस्टेंट नहीं हुआ, ये इनकंसिस्टेंट है। आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमें क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 36, मतलब कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का अगर उसकी मल्टीप्लाई हम हाफ से कर दें तो हमारा आंसर 36 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 से 2 डिडक्ट कर देंगे और तो हमारे पास बचेगा l प्लस बी इक्वल्स टू 36। आगे अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो लिखा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइट इज 36, सॉरी ये है हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स वाइट। तो जिसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है उसकी वाइट से, उसकी ब्रेथ से। तो एक रेक्टेंगल बना दीजिए, मतलब कि उसकी जो लेंथ है उसमें अगर हम उसकी वाइट में यानी उसके ब्रेथ में अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो हमारा L इक्वल्स टू 4 प्लस बी आ जाएगा। इस तरीके से आपको शब्दों पर ध्यान देते हुए ये सारा का सारा कार्यक्रम करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट से हमारे पास दो तरह की इक्वेशन तैयार हो चुकी है। इक्वेशन नंबर 1 है L प्लस बी इक्वल्स टू 36 और दूसरी है L इक्वल्स टू बी प्लस 4। तो बच्चों हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम लोग आगे करते हैं। तो पहले हम लोग क्योंकि इसको x और y में इंक्लूड करेंगे तो हम लोग बोल देंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बी कंसिडर्ड एज x एंड y। तो एक इक्वेशन क्योंकि हमारी L प्लस बी इक्वल्स टू 36 थी वो बन चुकी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 और दूसरी इक्वेशन थी L इक्वल्स टू बी प्लस 4। तो बस हमें करना क्या है, L की जगह पे x रखना है और b की जगह पर y। तो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एक बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पर x की वैल्यू को हम लोग 0 पहले कंसिडर करते हैं तो x प्लस वाई क्योंकि 36 था, अब 0 प्लस वाई 36 हो गया तो y की वैल्यू हमारी 36 आ चुकी है। वहीं अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 0 कंसिडर करता हूँ तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 36 यानी x की वैल्यू 36। तो इस तरीके से मेरे पास दो पॉइंट तैयार हो गए 0,36 और 36,0। दूसरी वैल्यू है
एक्स और वाई की, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई की, तो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू को x की वैल्यू को मैं ज़ीरो रखता हूँ, तो x की वैल्यू को अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ तो मेरी y की वैल्यू देखो ये -4 कैसे आएगी, देखो 4 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, 0 -4 ही आएगा। और अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो x इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर y की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए क्या आता है। तो y की वैल्यू को अगर हमने 0 रखा तो x इक्वल्स टू 4 प्लस y है, क्योंकि y की प्लेस पर 0 आ जाएगा तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट बन गए, एक 4,0 और दूसरा 0,-4। अब क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, ज़रा इस चीज़ का भी पता लगा लें। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे, उसका एक तरीका है बच्चों। तरीका क्या है देखिए। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। मैं ग्राफ जो है वो 4 के टेबल से ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 0,36 और 36,0 वाले 2 पॉइंट्स हैं, इसीलिए हम लोगों को अब इतना बड़ा ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है इन छोटी सी लाइन में। तो हम 4 के टेबल के अकॉर्डिंग ही ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, मतलब गैप जो है हमने 4 का रखा है, x में भी और y में भी। अब आ जाते हैं हम लोग इनके पॉइंट्स में। तो सबसे पहला जो हम लोग ग्राफ देखते हैं वो है 0,36, वो रहा यहाँ पर, और 36,0 वो रहा यहाँ पर। अब इन दोनों को हम जॉइंट कर लेते हैं। ये लाइन ऐसे चली गई, ग्रीन कलर से मैं इसको शो कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दूसरा जो ग्राफ है वो इक्वेशन x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई वाला है। अगर इसको हम यहाँ पर रख दें, ठीक है, तो एक पॉइंट था 0,-4 और दूसरा पॉइंट है 4,0 का। तो इन दोनों को जॉइंट कर देते हैं और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, आगे तक ऐसे ही बढ़ा देंगे। तो जब हमने इसको बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद अब ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। अब बच्चों ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में कट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं, अगर मैं x एक्सिस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर आऊँ तो ये सीधा 16 बैठ रहा है, और y एक्सिस पर आऊँ तो ये 20 बैठ रहा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट 16,20 रखा जा सकता है। अब क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ये कहा था कि हमें इस रेक्टेंगल, अब आपको रेक्टेंगल साफ साफ नज़र आ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन ने हमें ये पूछा था कि इस रेक्टेंगुलर का डायमेंशन बताइए, कितना बड़ा है ये। तो 4 के टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका डायमेंशन 20 तक देख लेते हैं तो ये 20, तो इसकी एक साइड जो है वो इसकी 20 बैठ गई है और दूसरी साइड 16, यानी लेंथ तो इसकी 20 बैठ गई है और ब्रेथ इसकी 16 बैठ गई है। आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। साथ में हम इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। जैसे एक जो है ये पॉइंट हो गया 0,0, दूसरा पॉइंट हो गया 0,20, तीसरा पॉइंट हो गया 16,20 और ये नीचे वाला पॉइंट 16,0। इस तरीके से ये डायमेंशन और कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं। अब आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नोट कीजिए अपनी अपनी नोटबुक में और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 इन क्लास 10th NCERT मैथ्स
चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया क्या गया है, मतलब क्या पूछा गया है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrically representation of the pair so formed is intersecting lines, सेकेंड वाला है पैरेलल लाइंस एंड थर्ड में है कोइंसिडेंट। तो हमें एक इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 नाम से, और हमें इस इक्वेशन के लिए एक और इक्वेशन बनानी होगी। पहले हमें उस इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन बनानी है वो कुछ इस तरीके की हो कि वो इंटरसेक्टिंग बने, इस 2x + 3y - 8 की इंटरसेक्टिंग बने, और सेकंड प्रॉब्लम में पैरेलल बने, और थर्ड में कोइंसिडेंट बनानी है। तो एक एक करके बनानी है। पहले हम इंटरसेक्टिंग बना देते हैं। अब देखो, अगर कंडीशन देखें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने के लिए टू लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो वो कैसे बनेगी। तो देखो, जिसकी जो कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, अगर हम टेबल देखेंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी ये पहली जो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जो इसकी दूसरी इक्वेशन बनाए, यानी a2 बनाए, उसमें वो a1 के इक्वल ना हो और b2 जो हो वो b1 के इक्वल ना हो। ठीक है, कुछ ऐसा हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना चेंज कर देंगे, मतलब बन तो अलग ही जाएगी ना इक्वेशन। तो अब मैंने इक्वेशन क्या बना दी, 3x + 2y - 8। देखो, ना तो 2/3 इक्वल नहीं हो सकता 3/2 के, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन वाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन चुकी है। अब दूसरी जो कंडीशन थी वो थी पैरेलल लाइन की। तो दूसरी प्रॉब्लम जो है, दूसरा पार्ट जो है वो पैरेलल लाइन का है। अब पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन रखी जाती है, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन रखी जाती है कि वो a1/a2 तो इक्वल हो सकता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं हो सकता। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि अगर हम ये सेम ही इक्वेशन रखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें c जो है, दोनों का c जो है, यानी ये ऊपर c1 नीचे c2, इन्हें दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ 8 की जगह पर 7 रख दें, या आप कुछ और भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, मतलब ये अलग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 8 की जगह पर 7 रख दिया, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2/2 और 3/3 बिल्कुल सेम है, ठीक है, 1 आ जाएगा वहाँ पर। लेकिन 8/7 ये अनइक्वल आया, तो ये पैरेलल लाइन वाली कंडीशन बन चुकी है। अब एक लाइन और खींच देंगे, क्योंकि अब हमें कोइंसिडेंट लाइंस भी देखनी है। अब कोइंसिडेंट लाइंस बनाने के लिए क्या कंडीशन रखी जाती है, तो कोइंसिडेंट लाइन बनाने के लिए कंडीशन रखी जाती है कि कंडीशन फॉर द कोइंसिडेंट लाइंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके अकॉर्डिंग रखी जाती है। देखो, उसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा इसी इक्वेशन में कि ये सेम तो आए लेकिन थोड़ी सी अलग आए, सेम आए लेकिन थोड़ी सी अलग आए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। अब ये इक्वेशन तो हमारी पहले से थी, लेकिन हम कुछ नई इक्वेशन भी बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, LHS में भी RHS में भी। तो अब ये 2 यहाँ ब्रैकेट के बाहर रहेगा, यहाँ पर 2 × 0 0 हो जाएगा, और ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 3 = 6 होता है, और 2 × 8 16 होता है। ऐसे करके हमारी ये एक नई इक्वेशन बन गई। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको रखते हैं
तो ये 1/2 1/2 1/2 बिल्कुल सेम इक्वेशन बन चुकी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में इजीली, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular shade. तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी गई हैं। एक है x माइनस वाई प्लस 1 और दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12। और हमें ये बताया गया है कि कुछ भी करो कि इनमें आप x और y का कॉम्बिनेशन करिए, मतलब जैसे वो पहले वाले क्वेश्चंस में हम करते आए। तो इनकी हमें लाइन बनानी है ग्राफ के अंदर और हमें ये देखना है कि उससे जो ट्रायंगुलर फॉर्म्ड हो रहा है उस रीजन को हमें शेड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर +1 है, दूसरी ओर ले जाते हैं तो ये -1 हो जाएगा, वहीं माइनस का 12 भी प्लस का 12 हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले पहली इक्वेशन में आते हैं। एक्स वाई एक बॉक्स बनाते हैं एक्स वाई। अगर हम x की वैल्यू को लेट करें कि x की वैल्यू 0 है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 में क्या होगा, तो x की जगह पर 0 आ जाएगा। वहीं यहाँ पर आएगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, तो ये आ गया माइनस वाई इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस चला जाएगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। वहीं y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो देखते हैं क्या आएगा। तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 में अगर y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x माइनस 0 x आएगा, तो x की वैल्यू -1 ही रह जाएगी। वहीं पर अगर हम एक्स वाई ये देखते हैं और यहाँ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 में अगर x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 में अगर x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो 3 × 0 0 होगा और 0 प्लस 2y वापस से 2y बन जाएगा और 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 × 6 12 होता है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 6 आ जाएगी। वहीं y इक्वल्स टू अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की प्लेस पर 0 आ जाएगा और 2 × 0 0 होता है, तो 3x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिल चुके हैं, जैसे पहला पॉइंट हमें 0,1 मिला, दूसरा पॉइंट हमें -1,0 मिल चुका है। तो ये दोनों पॉइंट देखते हैं कहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक तो पॉइंट हमें ये मिल गया, ये था 0,-1 और दूसरा पॉइंट था 0,1। पहला पॉइंट मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, वो है -1,0 और दूसरा पॉइंट था 0,1। तो ये दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं। वहीं दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग तो इनसे मिलती जुलती एक लाइन पूरी की पूरी हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये लाइन ये ड्रॉ हो गई। दूसरी जो लाइन है, पहला पॉइंट हमें मिला था 0,6 और दूसरा पॉइंट हमें मिला था वो था 4,0। तो 0,6 यहाँ पर है और 4,0 यहाँ पर है। तो इन दोनों को भी हमने जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद हमें यहाँ पर जो एक ट्रायंगल मिला है, ये देखिए। तो हमें ये जो ट्रायंगल मिला है वो कुछ इस तरीके से मिला है। यहाँ पर हमें ये 3 पॉइंट मिल गए।
पहला पॉइंट है -1,0, दूसरा पॉइंट है 4,0 और तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो पॉइंट यहाँ पर हमें मिल चुका है। और देखा जाए तो अगर हम इसको y एक्सिस पर चलें तो ये 2 मिल रहा है और x एक्सिस पर चलें तो ये हमें 3 मिल रहा है, यानी ये हो गया आपका 2,3। तो अब क्वेश्चन ने हमें ये भी बताया था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये भी बताना है हमें कि उसके जो वर्टिसेस हैं यानी कोने हैं, कितने कौन कौन से कोऑर्डिनेट, उनके कोऑर्डिनेट्स बताने थे जो उसके वर्टिसेस हैं। तो वर्टिसेस आपको पता होगा, जैसे एक ट्रायंगल बना दिया हमने ये, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो ये वाले पॉइंट जो हो गए वो इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो पहला कोऑर्डिनेट जो हो गया हम लिख देंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर, ट्रायंगल आर पहला कोऑर्डिनेट हो गया वो है -1,0, दूसरा कोऑर्डिनेट 4,0 और तीसरा कोऑर्डिनेट ये 2,3 बैठ जाएगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। साथ में ही क्वेश्चन ने हमें ये भी कहा था कि शेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको शेड भी करना है। तो हम यहाँ पर, अब मैं तो यहाँ पर अपने सेलफोन में यहाँ पर शेड नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूँ, ये एक ट्रायंगल यहाँ पर इस तरीके से बना सकता हूँ। तो आप पेंसिल से शेड कर सकते हैं अपनी नोटबुक में इस एरिया पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम इस तरीके के कंटेंट बनाते रहते हैं और आपके सामने हम लोग अभी चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू रखेंगे और अभी कुछ मतलब जल्द ही हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही ले आएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।